हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद ललित गुरु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब आपको हम ये बताएंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होता क्या है। प्रारंभ में किसी अर्थव्यवस्था में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉन्ग रन में या दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तन को जन्म देती है। ये दो प्रकार के जो परिवर्तन हैं, पहला आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप एक एक कर चीजें क्लियर करेंगे। आर्थिक जो समृद्धि है, इससे आशय समग्र चर में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम में अगर वृद्धि हो रही हो तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। कहने का आशय, यदि जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तब हम उसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे। यदि आर्थिक समृद्धि को नापा जा सकता है, इनमें जो भी जीएनपी, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है वो मेजरेबल है, यानी कि उस परिवर्तन की माप संभव है। ये हुआ आपका आर्थिक समृद्धि। और जब इन परिवर्तनों के साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उसमें जब हम गुणात्मक परिवर्तनों को भी शामिल कर देते हैं तब उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। कहने का आशय ये हुआ कि जब गुणात्मक परिवर्तन से जो हमारा आशय है, गुणात्मक परिवर्तन या क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक जो आपका परिवर्तन होगा, गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल परिवर्तन के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो संस्थात्मक या इंस्टीट्यूशनल जो परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ संस्थात्मक या इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन होता है। और जब इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन होगा तो कहने का आशय ये है कि इससे बैंकिंग, वित्तीय संस्था, विद्यालय एवं अस्पताल का विकास होता है। इससे बैंकिंग सिस्टम, विद्यालय, अस्पताल या हॉस्पिटल आदि का विकास होता है। जब इनका विकास होगा तो सीधी सी बात है, इससे आम लोगों तक यहाँ पर उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी, यानी कि आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी। और जब आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी, इसमें लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। इससे लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। इससे लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। इससे लोगों की जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में
वृद्धि होती है, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ की सुविधाएं बढ़ेंगी। शिक्षा स्वास्थ्य की जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है, मातृत्व दर, मातृ शिशु दर में गिरावट आएगी। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में जब वृद्धि होगी तो कहने का आशय यहाँ पर मातृत्व दर, मातृ शिशु दर में गिरावट आएगी। जब मातृत्व शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये आपका आर्थिक विकास का एक मोटा मोटी आइडिया हुआ। दरअसल आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है जो मेजरेबल है, और आर्थिक विकास में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है। अर्थात कहने का सेंस ये हुआ कि आर्थिक समृद्धि में जो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है, ना कि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि होगी। आर्थिक समृद्धि का संबंध जीडीपी के जो घटक हैं, ये घटक उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि आपके ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ होती है, और अगर आप आर्थिक विकास को देखेंगे तो वह व्यक्तिनिष्ठ होती है। और यहाँ पर जो आर्थिक विकास है, अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है। आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक ये सभी परिवर्तनों से संबंधित होती है। कहने का जो सेंस हुआ कि आपका जो आर्थिक विकास है यह व्यक्तिनिष्ठ है, और आर्थिक विकास वस्तुतः मानव विकास ही है। आर्थिक विकास वस्तुतः मानव विकास ही है। वस्तुतः मानव विकास ही है। यहाँ पर मेरा जो आर्थिक विकास की अवधारणा से संबंधित बताने का मेन जो मोटो है कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास में क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, मानव पूंजी में वृद्धि होती है और असमानता में कमी आती है। आर्थिक विकास सामाजिक समता के साथ आर्थिक समृद्धि ही, आर्थिक विकास सामाजिक समता के साथ आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाती है। यह तभी संभव है जब आर्थिक समृद्धि के लाभों का अपेक्षाकृत समतापूर्ण वितरण हो। ऐसी स्थिति में न केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, वरन लोगों के जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार होता है। आर्थिक विकास में आप देखेंगे, आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है।
ये आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास है। और ये आपकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। तो जो आर्थिक समृद्धि है, एक आर्थिक विकास की तुलना में एक नैरो कॉन्सेप्ट है। आर्थिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का स्तर पहले से बेहतर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में कमी आती है। इसके साथ साथ जो बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता से वंचित जनसंख्या है, उसके प्रतिशत में कमी आती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्री, जिनमें अमर्त्य सेन साहब हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को सक्षमता एवं अधिकारिता के विस्तार के संदर्भ में परिभाषित किया है। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता एवं सक्षमता के विस्तार के आधार पर इन्होंने आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। अमर्त्य सेन ने जो आर्थिक विकास की परिभाषा दी है, वह अधिकारिता और दूसरा है सक्षमता का विस्तार, इनटाइटलमेंट कैपेबिलिटीज इनटाइटलमेंट है। इनटाइटलमेंट से आशय लोगों के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना जो अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर सकें, जो उसे उसके अधिकारों के प्रति सजग कर सके। यह तभी संभव होगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य हेल्थ और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बेहतर सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध हो। इनटाइटलमेंट का जो इन्होंने विस्तार बताया है, अधिकारिता का विस्तार, यहाँ पर कहने का आशय कि जीवन पोषण एवं आत्मसम्मान को अमर्त्य सेन अधिकारिता में सम्मिलित करते हैं। इसके साथ जो सक्षमता है या कैपेबिलिटीज का जो विस्तार है, अमर्त्य सेन का ये कहना है कि अधिकारिता कुछ करने की क्षमता का सृजन करती है, कुछ करने की क्षमता का, कैपेबिलिटीज का सृजन करती है। यहाँ पर कैपेबिलिटीज के बारे में जो अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को जो परिभाषित किया, इनका ये कहना है कि अधिकारिता और सक्षमता यानी कैपेबिलिटीज कैसे होगा कि अधिकारिता कुछ कार्यों की करने की क्षमता को जन्म देती है। जब कुछ कार्यों की क्षमता को ये जन्म देगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्वतंत्रता का जन्म होगा। जब स्वतंत्रता का जन्म होगा तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की
एक नागरिक स्वतंत्रता, एक नागरिक स्वतंत्रता और दूसरा राजनैतिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनैतिक स्वतंत्रता। ये दो जब स्वतंत्रता होगी तब सभी प्रकार के निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर सभी प्रकार के निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी संभव हो सकेगी। इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रोफेसर महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को प्रोफेसर महबूब उल हक ने गरीबी के आधार पर परिभाषित किया। प्रोफेसर महबूब उल हक ये यूएनडीपी से जुड़े हुए थे और ये एक तरह से एचडीआई के जनक माने जाते हैं, एचडीआई के जनक माने जाते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके साथ साथ एचडीआई के जनक माने महबूब उल हक और इसके साथ इनके कुछ सहयोगी भी थे। उनका नाम है ए.के. सेन, अमर्त्य कुमार सेन, ए.के. सेन, और जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं पॉल स्ट्रेटेन, पॉल स्ट्रेटेन, और एक अर्थशास्त्री और थे, उनका नाम है रिचर्ड जॉली, रिचर्ड जाली। ये हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपको एसडीआई के बारे में, जब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मापक मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास की जो इन्होंने परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई के रूप में इसको इन्होंने परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि गरीबी चाहे जिस रूप में हो, आर्थिक विकास को इन्होंने कहा कि गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई है। अगर आर्थिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक वो गरीबी समाप्त होगी। गरीबी के विरुद्ध एक लड़ाई है और यह चाहे जिस रूप में हो। कहने का आशय, आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गंदगी, बेरोजगारी आदि विषमता को कम करना। क्योंकि आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जो अपने आप में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास यानी कि सोशल सेक्टर जो डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को सम्मिलित किए हुए है। आधुनिक अर्थशास्त्री, कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक समृद्धि को विकसित देशों के संदर्भ में और आर्थिक विकास को अल्प विकसित देशों के संदर्भ में संबंधित करते हैं। इसमें नाम है श्रीमती उर्सुला हिक्स का। इन्होंने जो ग्रोथ शब्द का प्रयोग है, आर्थिक दृष्टि से जो उन्नत राष्ट्र हैं उनके लिए इन्होंने पहली बार इन्होंने प्रयोग किया, जहां आर्थिक संसाधनों को ज्ञात कर लिया जाता है और उनका उपयोग हो रहा है। जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग इन्होंने अविकसित क्षेत्रों के लिए किया, जहां पर संसाधनों का पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाया है। एक और अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर शुम्पीटर,
प्रोफेसर शुम्पीटर इनका एक आर्टिकल आया 1911 में, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने 1911 में आया। इसमें इन्होंने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के भेद को स्पष्ट किया, और इन्होंने जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास को ही इन्होंने सही बताया। प्रोफेसर शुम्पीटर इन्होंने ये बताया कि दोनों में अंतर करके कि जो आर्थिक विकास के पक्षधर थे, यहाँ पर मेरा कहने का जो आशा है कि आर्थिक समृद्धि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आर्थिक समृद्धि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन यह अपने आप में साध्य नहीं है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊंचा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि वहां ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, जीडीपी ये ज़्यादा हो, जैसे गल्फ कंट्री में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। लेकिन आर्थिक विकास अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास जरूरी नहीं है कि ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो आर्थिक विकास भी ज़्यादा होगा। अब एक मोटा मोटी अंतर दोनों में क्लियर कर देते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों में अंतर। जो आर्थिक विकास है एक निर्देशित प्रणाली है, एक निर्देशित प्रणाली है, वहीं आर्थिक समृद्धि एक स्वचालित प्रणाली है। दोनों में डिफरेंट अंतर बता रहे हैं। और दूसरा तरह के आर्थिक विकास है आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, इसके साथ साथ गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। परिवर्तनों से संबंधित है। और आपका अगर आर्थिक समृद्धि को देखेंगे तो यह केवल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। यह केवल उत्पादन की वृद्धि से
संबंधित है। फिर अगला देखेंगे जो तीसरा कि आर्थिक विकास आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी से, आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी से संबंधित है, यानी मानव पूंजी में वृद्धि। मानव पूंजी में जब वृद्धि होगी तो असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन से है। असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से है। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल चेंजेज, संरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिससे लोगों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। और आर्थिक, आप अगर समृद्धि में देखेंगे, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में आप देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश और शुद्ध निर्यात, निवेश और शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से संबंधित है। उत्तरोत्तर वृद्धि से संबंधित है। आगे देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में और क्या क्या अंतर हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए, आर्थिक विकास को मापने के लिए गुणात्मक मेजरमेंट्स या गुणात्मक माप जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक
खुशहाली सूचकांक आदि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास को मापने के लिए गुणात्मक माप जैसे एसडीआई, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम आर्थिक समृद्धि में देखेंगे तो आर्थिक समृद्धि में मात्रात्मक कारकों में जो मात्रात्मक कारकों जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि के द्वारा मापा जाता है। वास्तविक जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि के द्वारा मापा जाता है। आर्थिक विकास अब आप देखेंगे कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास एक गुणात्मक संकल्पना है। यह एक गुणात्मक संकल्पना है और आर्थिक समृद्धि यह एक परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव संकल्पना है। और अगला जो दोनों में अंतर बताया, आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। संरचनात्मक परिवर्तन या स्ट्रक्चरल चेंजेज, संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, जबकि आर्थिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका होता है, केवल उत्पादन में इसमें वृद्धि होती है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेज पहले हो चुका होता है, बस उत्पादन में वृद्धि इसमें होती है। आर्थिक समृद्धि में उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन आर्थिक विकास में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ, इसमें उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है। तकनीकी टेक्निकल एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है, इंस्टीट्यूशनल। और आर्थिक समृद्धि को अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक स्थिर प्रक्रिया है। यह स्थिर प्रक्रिया है, और जो स्थिर प्रक्रिया है इसमें किसी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता है। तो नवीनता है उसका कोई सृजन नहीं होगा। ये आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में मैंने आपको
अंतर बताया। एक्चुअली 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को एक ही समझा जाता था, लेकिन बाद में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में भेद स्थापित किया गया और आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग माना गया, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि एक आवश्यक शर्त है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के साथ साथ आज समावेशी विकास, आज आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के साथ साथ आज वर्तमान समय में समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, उन टर्म्स को भी हम क्लियर करते हुए चलें, जैसे समावेशी विकास, सतत विकास, जीडीपी, जीएनपी। मैंने बताया कि आर्थिक समृद्धि से आशय कि जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। तो इन टर्म्स को भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आर्थिक समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ से आशय विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग अमीर और गरीब, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग अमीर और गरीब, सभी भौगोलिक क्षेत्र, सभी भौगोलिक क्षेत्र जैसे अगड़े राज्य और पिछड़े राज्य, जैसे अगड़े राज्य और पिछड़े राज्य, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। समावेशी विकास से आशय सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, सभी आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर, सेवा आदि की उचित भागीदारी हो
तो उसे समावेशी कहा जाएगा। कहने का आशय समावेशी विकास से आशय विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग, अमीर और गरीब, सभी भौगोलिक क्षेत्र, अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा सभी आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा आदि की उचित भागीदारी हो तो उसे समावेशी कहा जाता है। समावेशी विकास न केवल नैतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी वांछनीय है, डिजरेबल है। यदि विकास समावेशी नहीं है, विकास है यदि अगर विकास समावेशी नहीं है तो उसको भविष्य में टिकाऊ बनाने में कठिनाई होगी। धीरे धीरे फिर अर्थव्यवस्था का पतन हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी, अमीर लोगों को आप देखेंगे तो अमीर लोगों के जो टेक्निकल टर्म में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है वह कम होती है, बल्कि अमीरी जैसे जैसे उनकी बढ़ती जाएगी वह और कम होने लगती है। जब वह कम होने लगेगी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, तो इससे समग्र मांग में गिरावट आएगी और जीडीपी कम होने लगता है। इसीलिए समावेशी विकास को 11 5 ईयर प्लान में 11 5 ईयर प्लान 11वीं पंचवर्षीय योजना में से स्थान दिया गया। इसका समय था 2007 से 12, ठीक है, उसमें समावेशी विकास को स्थान दिया गया। अब अगला टर्म मैंने जो यूज किया था वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें एक्चुअली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो इस शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रटलैंड कमीशन जो ब्रटलैंड कमीशन है ब्रटलैंड कमीशन है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1983 में आवर कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड कमीशन ने शब्द का प्रयोग 1983 में ब्रटलैंड कमीशन बना और 1987 में इन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर में अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। आर्थिक कहने का आशय कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना यह सतत विकास कहलाता है। यानी कि गुड्स प्लस बैड्स, आपने जो उत्पादन किया, उत्पादन और सेवा का सृजन किया, उससे जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा, आगे आने वाली संततियों के लिए उस पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्चुअली इसको और लोकप्रिय अगर किसी ने बनाया तो है क्लब ऑफ रोम्स। इन्होंने इसको काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लोकप्रिय बनाया। यद्यपि अगर आप देखेंगे तो सतत विकास की जो अवधारणा है ये सबसे पहले 1713 में देखने को मिलता है, 1713 में सतत विकास। लेकिन इसकी जो अवधारणा है 1962 में राकल कार्सन ने 1962 में राकल कार्सन ने
द साइलेंट स्प्रिंग में, द साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक में इस अवधारणा का प्रयोग किया। द साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक में इस अवधारणा का उन्होंने 1962 में प्रयोग किया, लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था में था और इसको लोकप्रिय ब्रटलैंड कमीशन ने बनाया। यानी कि यहाँ पर सततशीलता की स्थिति क्या है कि ऐसी स्थिति जो हमेशा बनी रहे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से कीजिए आप कि आने वाली संततियों के लिए कुछ सुरक्षित हो, कुछ बचे। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। दरअसल इसमें बहुत सारे टर्म्स जो यूज हुए हैं उन टर्म को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपसे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले आपको जीडीपी बताएंगे, लेकिन जीडीपी के पहले हम कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे, क्योंकि जीडीपी में जो वर्ड्स यूज होंगे इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है। जैसे जो वस्तु हैं, जो गुड्स हैं या वस्तुएं, ये गुड्स हैं। गुड्स में एक माध्यमिक वस्तु है, एक अंतिम वस्तु है। माध्यमिक वस्तु और अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स। तो माध्यमिक वस्तु है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और अंतिम वस्तु यानी कि जो फाइनल गुड्स हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जो माध्यमिक वस्तु है ये यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन, और अंतिम फाइनल जो गुड्स हैं ये यूज्ड इन कंजम्पशन, यूज्ड इन कंजम्पशन। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता वो फाइनल गुड्स होंगी। ऐसी वस्तुएं जिन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता ये आपकी अंतिम वस्तु होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक जिक्र करेंगे वस्तुओं में, जैसे गेहूं। ठीक है, गेहूं से क्या क्या बनाया जा सकता है? गेहूं से आटा बनाया जा सकता है और इससे रोटी बना सकते हैं। ठीक, और गेहूं से क्या बनाया जा सकता है? और इससे हम गेहूं से मैदा बना सकते हैं। ठीक, गेहूं से एक आटा, दूसरा मैदा बना सकते हैं, और गेहूं से, मैदे से क्या बना सकते हैं? मैदे से हम ब्रेड बना सकते हैं, नॉट रोटी। से हम ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, गेहूं से आटा, आटा से रोटी, गेहूं से हम मैदा और ब्रेड। माध्यमिक जो वस्तु होगी, माध्यमिक वस्तु मैंने कहा कि यूज्ड इन प्रोडक्शन, यहां पर माध्यमिक वस्तु क्या होगी? जिसका और प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो जैसे आपका रोटी और ब्रेड अब यूज्ड इन कंजम्पशन, ये अंतिम वस्तु हुई। ठीक है, अब इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन गेहूं, आटा
और मैदा, ये जो हैं माध्यमिक वस्तु हैं। यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीडीपी में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि जिसको मॉडिफाई ना किया जाए, क्योंकि वो दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब चीजें और हैं, जैसे मूल्य, प्राइस। ठीक, एक कांस्टेंट प्राइस होता है, स्थिर मूल्य, एक करंट प्राइस होता है। कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है करंट प्राइस। यानी जो कांस्टेंट प्राइस है यह आपका जो है स्थिर मूल्य, ये आधार वर्ष संबंधित होता है, या स्थिर मूल्य है, ये आधार वर्ष से संबंधित होता है, जैसे 2011-12 आधार वर्ष हुए। और जो करंट प्राइस है जिसको हम चालू मूल्य कहते हैं, चालू मूल्य है, चालू मूल्य जो है ये वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। ये वर्तमान वित्तीय वर्ष, वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष से यह संबंधित होता है। और करंट प्राइस को ही हम नॉमिनल प्राइस कहते हैं। नॉमिनल प्राइस के आगे राष्ट्रीय आय का जब चैप्टर चलेगा तो उसमें ये सब काम देगा। यानी जो करंट प्राइस को नॉमिनल प्राइस कहते हैं और कांस्टेंट प्राइस को हम रियल प्राइस कहते हैं। इसको रियल प्राइस कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप, कांस्टेंट प्राइस या रियल प्राइस इज लेस देन करंट प्राइस। करंट प्राइस, जो कांस्टेंट प्राइस होता है, जो स्थिर मूल्य होता है, इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। इसमें मुद्रास्फीति शामिल या महंगाई इसमें शामिल नहीं होती है। और करंट प्राइस है, करंट प्राइस जिसको नॉमिनल प्राइस कहते हैं, इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। यहां जब राष्ट्रीय आय को हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय का अगर देखेंगे सही सूचक जो है वो कांस्टेंट प्राइस ही होता है। तो आपका कांस्टेंट प्राइस या रियल प्राइस है, यही राष्ट्रीय आय का सही सूचक होता है। अब हम आपको जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष से इंडिया का 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय
वर्ष में देश की घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के अंतर्गत, या आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश के निवासी, अंतर्गत देश के निवासी, देश के निवासी कैसे हो सकते हैं? नागरिक एवं गैर नागरिक, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों हो सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, या आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश के निवासी और नागरिक या गैर नागरिक ब्रैकेट बंद के भीतर एक वर्ष में उत्पादित के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली, एक वर्ष में उत्पादित होने वाली, एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहां एक बार फिर से क्लियर कर दें कि जो आपका जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम आगे भी बताएंगे, राष्ट्रीय अगला जो चैप्टर शुरू होगा जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा और देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश के निवासी, नागरिक, गैर नागरिक दोनों हो सकते हैं, के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी के संदर्भ में आप देखेंगे यहां दो चीजें हैं, जीडीपी के संदर्भ में दो चीजें हैं। पहला, उत्पादन देश की घरेलू सीमा, उत्पादन देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा में हो। ये घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, दरअसल ये अगर मैप देखेंगे इंडिया का, ये आपकी भौगोलिक सीमा है। ये देखिए आपका, जैसे यहाँ मत्स्यन वगैरह, जो ब्लू इकोनॉमी का आगे कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखेंगे इंडिया, अगर इंडिया को एग्जांपल लेंगे, उत्पादन देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, तो आर्थिक सीमा क्या होती है? जो भौगोलिक सीमा है, यानी कि जो भौगोलिक सीमा दिखाई दे रही है, भौगोलिक सीमा प्लस 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल या मील तक होती है, ठीक है। जैसे ये जलीय क्षेत्र है, तो आपका जो घरेलू सीमा है वह जल, थल, वायु हर जगह होगा। जैसे इसमें आपकी एम्बेसी, मिलिट्री बेस भी दूसरे अगर राष्ट्र में, मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वहाँ पर इंडिया का ही कानून लागू होगा, या वाइस वर्सा अगर यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर अमेरिका का ही रूल लागू होगा, वो अमेरिका की घरेलू सीमा के ही अंतर्गत आएगा। और दूसरी इसमें जो दो
जीडीपी में आप देखेंगे संदर्भ में जो दो शर्तें थी, पहली कंडीशन उत्पादन देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, और दूसरा उत्पादन करने वाला नागरिक, दूसरा उत्पादन करने वाला जो नागरिक है वह नागरिक भी हो सकता है, यानी स्वदेशी भी हो सकता है और विदेशी भी, वह स्वदेशी भी हो सकता है और विदेशी भी। यहां पर आपकी घरेलू सीमा, मान लीजिए इंडिया में जैसे जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए टाटा, टीसीएस या विप्रो या इन्फोसिस किसी चीज का उत्पादन करती है। इसके अलावा जो बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे नोकिया, अगर नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, अगर नोकिया को आप देखेंगे यहाँ पर अगर वो मोबाइल बना रहे हैं तो हमारी घरेलू सीमा के ही अंतर्गत आएंगे। और अगर इन केस अगर इंडिया का कोई जाकर के फॉरेन में अगर कोई काम कर रहा है या यूएसए में किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, वो उनकी घरेलू सीमा में आएंगे। अब ये चीज़ हो सकता है कि उससे जो आय मिलेगी उसको हम अभी क्लियर कर रहे हैं आपको और चीज़ें। तो यहाँ पर ये आपका होता है जीडीपी। जीडीपी को अगर हम समीकरण के तौर पर देखेंगे, अगर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम देखेंगे समीकरण के रूप में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यहाँ पर जो C है, C क्या है? ये निजी अंतिम उपभोग व्यय है, ये निजी अंतिम उपभोग व्यय है, और जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। और आई यहां पर देखेंगे सकल पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय है, सकल पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय है, CIG। और आपका जो X है, X क्या है? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ठीक है। और आपका जो M है, M क्या है? कि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, ठीक है। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय एक्स हुआ, एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ये समीकरण के रूप में इस तरीके से ये आपका होगा जीडीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म यूज हो रहा है आपको, हम जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सकल यहां टोटल मैथमेटिक्स का नहीं ग्रास होगा, नेशनल यानी कि एक तरह से ये सिटीजन, ठीक है। प्रोडक्शन, यहां पर जीएनपी होगी, जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष
एक वित्तीय वर्ष, इसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में केवल देश के नागरिकों द्वारा, केवल देश के नागरिकों द्वारा, केवल देश के नागरिकों द्वारा देश या विदेश में, देश के नागरिकों द्वारा देश या विदेश में उत्पादित सभी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही जीएनपी कहलाता है। जीएनपी कहलाता है। एक बार फिर से, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में केवल देश के नागरिकों द्वारा देश या विदेश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का योग या मौद्रिक मूल्यों का योग ही बाजार कीमत पर जीएनपी कहलाता है। यहाँ फैक्टर कास्ट पर जीएनपी जीडीपी ये हमको आपको बाद में क्लियर करेंगे। यहाँ जीएनपी के संदर्भ में भी दो शर्तें हैं। पहली शर्तें हैं कि उत्पादन का क्षेत्र देश भी हो सकता है, विदेश भी, देश या विदेश, यानी जो उत्पादन का क्षेत्र होगा वो देश या विदेश दोनों हो सकता है। दूसरी इसकी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उत्पादन करने वाला केवल देश का नागरिक होगा। उत्पादन करने वाला वो देश का नागरिक होगा। यानी शर्त है कि आप उत्पादन का क्षेत्र इंडिया, जैसे कोई इंडिया का इंडिया में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, और उत्पादन करने वाला देश का नागरिक होगा, वो जो है आपके जीएनपी में जुड़ेगा। तीसरा इसमें टर्म है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जिक्र किया, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। ये क्या है? जो पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल इनकम है, जो आपका नेशनल इनकम है, जो आपका नेशनल इनकम है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। इसको आगे हम आपको बताएंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को हम टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगा। ये आपको हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में राष्ट्रीय आय शुरू करेंगे तो उसमें आपको हम इसको और क्लियर करेंगे। ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये सर्वश्रेष्ठ सूचकांक है समृद्धि को मापने का, ठीक है, और क्योंकि यह शुद्ध वास्तविक उत्पादन स्तर को बताता है। या किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अर्जित की जाने वाली औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम लोगों के कल्याण के सूचक के रूप में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल दें हम कि एक एग्जांपल जैसे प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं। प्रियंका चोपड़ा की जो आय होगी, ठीक, इनकी जो इनकम हो रही है, यह इंडिया के
जीएनपी में जुड़ेगी। मैंने परिभाषा जो बताया, ये इंडिया के जीएनपी में जुड़ेगी। क्योंकि यूएसए में काम कर रही हैं, यूएसए की घरेलू सीमा में उत्पाद करके वहां से जो आय प्राप्त कर रही हैं, ये यूएसए के जीडीपी में इनकी आय जुड़ेगी। वही अगर कोई विदेशी, मान लीजिए जो बिडेन साहब यहाँ अगर कुछ काम करें, जो बिडेन साहब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी जो आय होगी, ठीक, जो बिडेन साहब हैं इनकी आय यूएसए के जीएनपी में जुड़ेगी। ठीक है, यूएसए के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ेगी। और इंडिया के, अगर इंडिया में यहाँ काम कर रहे हैं तो इंडिया के जीडीपी में इनकी इनकम जो है जुड़ेगी। ये आपको मैंने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बताया। आर्थिक उसमें जो जो टर्म्स यूज हुए उसके बारे में मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया। और इसमें जो हमारा अगला सेगमेंट होगा, इसमें कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन कारकों के बारे में हम थोड़ा बता दें आपको। जैसे पहला, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको क्लियर कर दें कि नेचुरल किसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में आपका प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे भूमि हुआ, क्षेत्र हुआ, मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज, तेल संसाधन इत्यादि होंगे। आर्थिक समृद्धि के लिए आपका जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं गुणवत्ता होना अनिवार्य है। लेकिन अच्छे किस्म के प्राकृतिक संसाधन हो, यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन उनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उत्साहजनक है। उसमें से उदाहरण अगर आप लेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। और आप जो भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, वो भी बहुत अनुकूल नहीं है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो ये दुनिया की, इनकी अगर प्रति व्यक्ति आय देखेंगे आप, तो ये तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। यूएसए, ब्रिटेन वगैरह से भी, जापान से भी ज़्यादा इनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। ये भी लेटेस्ट डेटा आपको बता रहे हैं। इसमें 2021 का डेटा है। अगर उसमें आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो नंबर 1 पर बरमुडा है या वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है, और नंबर 2 में है लिechtenstein, ये स्विट्जरलैंड के बगल में है। और तीसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड आता है। ठीक है, और दूसरा कारक, अब हम दूसरे कारक, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो दूसरे कारक हैं, वो दूसरे कारक जैसे पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। ये क्या होता है? आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रायः राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश जो बचत के रूप में रखते हैं, उसका हम निवेश करते हैं। अगर उसको हम निवेश नहीं करेंगे, वह प्रोडक्टिव नहीं है। जेब में रखा हुआ पैसा, यह, इससे पूंजी निर्माण नहीं होगा। जब हम अपनी पूंजीगत या अपनी बचत को पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, भूमि, संयंत्रों आदि पर अगर निवेश करते हैं, इससे क्या होगा? उत्पादन क्षमता और श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। और जब वृद्धि होगी तो देश में वस्तुओं
और सेवाओं का एक फ्लो बढ़ेगा। ये पूंजी निर्माण, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बचत का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि आज़ादी के समय में आप देखें 70 के दशक में कि पूंजी निर्माण की दर जो है वो 15% के आसपास थी और आज यह 30% से ऊपर है। अभी भी हमारी जो बचत है, बचत की दर वो करीब 28 से 29% के आसपास है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारक है वह है पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि प्रति इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाता है। जैसे कि एक इकाई के उत्पाद 3:1 का मतलब है कि एक इकाई के उत्पादन के लिए 3 यूनिट पूंजी की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात का कम होना यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, लेकिन सदैव पूंजी उत्पाद अनुपात का ऊंचा होना खराब नहीं माना जाता। अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ज़्यादा है तो यह इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। भाई सीधी सी बात है कि पेन जैसे है, इसकी एक यूनिट की उत्पादन के लिए अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, कम है तो कम खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यह इसका अनुपात ऊंचा होना हमेशा खराब नहीं माना जाता। जैसे कुछ सेक्टर में, जैसे वो पावर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, यहाँ पर देखेंगे आप कैपिटल आउटपुट रेशियो हमेशा ऊंचा बना रहता है क्योंकि इस पर रिटर्न कम मिलते हैं। अब पूंजी उत्पाद अनुपात के आधार पर हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रति इकाई पूंजी पर उत्पादन क्या होगा। इसी के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि प्रति इकाई पूंजी पर उत्पादन क्या होगा। ठीक, उत्पादन क्या होगा कहने का आशय, इसे हम उत्पाद पूंजी अनुपात या आउटपुट कैपिटल रेशियो कहते हैं। इसे हम आउटपुट कैपिटल रेशियो कहते हैं। आउटपुट कैपिटल रेशियो यानी प्रति इकाई पूंजी पर उत्पादन क्या होगा। ठीक है, यह आउटपुट कैपिटल रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो का दोनों रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब आप पूंजी उत्पाद अनुपात के आप देखेंगे, इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला, इसका जो पहला रूप है वह औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या होता है, पूंजी की कुल मात्रा और कुल उत्पादन के बीच जो अनुपात होता है। यानी पूंजी की कुल मात्रा तथा कुल उत्पादन के बीच, पूंजी की कुल मात्रा तथा कुल उत्पादन के बीच जो अनुपात होता है यह एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा। और एक दूसरा इसका रूप है वो है वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी की मात्रा में वृद्धि और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के बीच अनुपात को प्रदर्शित करने वाला इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहलाता है। ये आपका जो है 3 कारक हुए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें चौथा कारक है तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो सीधी सी बात है कम रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइज होगा और इससे उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और 5वें नंबर पे इसके जो महत्वपूर्ण कारकों में है, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बढ़ना। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बढ़ना
जैसे इंडिया में अभी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 50% से एबव है। जीडीपी में इनका लगभग योगदान 50% के आसपास है। आप देखेंगे जब सेवा क्षेत्र, सीधी सी बात है कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है और इससे जीडीपी में वृद्धि होती है। और आज प्रेजेंट समय में अगर आप देखेंगे तो इस समय क्या है कि इस समय जीबीए का प्रयोग किया जा रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का प्रयोग किया जा रहा है। एक्चुअली इसमें जैसे अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को न शामिल करके हम उत्पादन के विभिन्न चरणों में के मूल्यों को, वैल्यू एडिशन को हम जोड़ देते हैं, उसके आधार पर हम जीबीओ को ज्ञात करते हैं। और जीबीओ में आप देखेंगे जीबीए में फैक्टर कास्ट की जगह बेसिक प्राइस का इसमें प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिक प्राइस। इसको आगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जो फैक्टर कास्ट है, फैक्टर कास्ट की जगह बेसिक प्राइस का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस समय 21-22 में आप देखेंगे जीबीए में 2021-22 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान इस समय 52.5% के आसपास है। और इसके बाद जो छठा इसके महत्वपूर्ण कारक हैं, छठा महत्वपूर्ण कारक में है कि औद्योगिकीकरण की तीव्र वृद्धि, औद्योगिकीकरण की तीव्र वृद्धि यानी कि रैपिड ग्रोथ। आप देखेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या होगा? इसके माध्यम से विकास की दर उच्च होगी। अगला जो आपका कारक है, सातवां कारक है आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक्चुअली जो इकोनॉमिक प्रणाली है, आर्थिक समृद्धि दर जो है अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर यह निर्भर करती है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके, कितनी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसका नेचर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पूंजी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निजी निवेश के साथ साथ, उनका सहयोग के साथ साथ विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण और निवेश की दर उच्च होती है। इसके साथ साथ बैंकिंग, बीमा, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की तीव्र आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। और आठवां जो आर्थिक समृद्धि और विकास के कारक हैं वो राजनीतिक कारक हैं। वो राजनीतिक कारक यानी जो आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इसके लिए राजनीतिक स्थिरता, मजबूत प्रशासन अनिवार्य एवं सहायक है, क्योंकि ईमानदार प्रशासन पारदर्शी नीतियों को बनाने में सहायक होगा। इससे निवेशकों के विश्वास में बढ़ोतरी होती है और घरेलू एवं विदेशी पूंजी आकर्षित होते हैं। इससे आर्थिक विकास में तेजी आती है और विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियां, जो नौवां है विदेशी व्यापार की स्थिति, विदेशी व्यापार की जो आपकी स्थिति हैं एवं नीतियां, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विदेशी व्यापार की नीति है, विदेशी निवेश है, विदेशी मुद्रा भंडार, सकारात्मक भुगतान संतुलन आर्थिक समृद्धि की दर को प्रभावित करते हैं। अभी आपकी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फरवरी 2023 में जो आई नई एफटीपी फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है, इसमें इनका लक्ष्य है कि प्रोत्साहन को बढ़ावा ना दे करके छूट एवं पात्रता को उन्होंने आवश्यक बताया। और इनका जो लक्ष्य है कि देश के निर्यात को 2030 में 2030 में इसको हमें 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 2000 अरब डॉलर तक इसे पहुंचाना है। और आप इसी में देखेंगे आप कि विदेशी व्यापार की जो नीतियां हैं, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार आप देखेंगे
इस समय है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वें नंबर पर हैं, और नंबर 1 पर इसमें चीन की जो स्थिति है वो नंबर 1 है। और इसके जो और महत्वपूर्ण कारक हैं, 10वें नंबर पे है कि कृषि का विक्रय अधिशेष, कृषि का जो है वो विक्रय अधिशेष, कृषि का जो विक्रय अधिशेष है, किसी देश में आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि कृषि का विक्रय अधिशेष में वृद्धि, क्योंकि विक्रय अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्र के लोगों का गुजर बसर होता है। यानी अर्थव्यवस्था जब विकास के पथ पर होगी तो शहरीकरण होगा और जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी। अगर हमारे पास सरप्लस नहीं होगा तब हम विकास की प्रक्रिया में पिछड़ जाएंगे। और 11वां आपका फिर देखेंगे कि इसके जो कारक हैं वो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे हों, वो स्किल्ड हों, यानी कि कुशल हों, तभी और उनका रिजनेबल प्रयोग किया जाए, तभी हम आर्थिक विकास को तीव्र कर सकते हैं। और इसके अलावा और कारक हैं उसमें सामाजिक लागतों से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए सामाजिक लागतें जरूरी हैं। सरकार अपने नागरिकों को बेहतर आधारभूत संरचना और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सामाजिक सुविधाएं कैसी होंगी? कार्यशील जनसंख्या को स्वस्थ, कुशल और स्किल्ड उत्पादक बनाती हैं तथा ऐसे व्यक्ति अपने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक लागतों के अलावा और जो अन्य कारक हैं उनमें है उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप में क्या उद्यमशीलता निवेश के नए अवसरों का पता लगाने की योग्यता की ओर संकेत करती है। इससे जोखिम उठाने, नई इकाइयों में निवेश करने की इच्छा तीव्र होती है उद्यमशीलता से। इससे व्यक्तियों में स्वयं नया कुछ करने के लिए प्रेरित व्यक्ति होता है और अधिक से अधिक विकास करने का प्रयास करता है। बहुत सारे अल्पविकसित राष्ट्रों में आप देखेंगे उनके पास संसाधन उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की समस्या है। एंटरप्रेन्योरशिप की या उद्यमशीलता की कमी के कारण वो आर्थिक विकास तेजी से नहीं कर पाते हैं। आज मैंने आपको पूरा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मत क्या है, इसके बाद मैंने आपको ये बताया दोनों में डिफरेंसेस, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आगे आपको हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मापक क्या क्या हैं, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम चैप्टर शुरू करेंगे। आज का यह क्लास लेक्चर कैसा लगा, इसको आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को स्टडी विद ललित गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ सर, एक ही बनाओ।